हेलो मित्रों, नमस्कार। कल की क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 10 के कई टॉपिकों का अध्ययन किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मैंने बताया था आपको 1820 में ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये प्रयोग किया, जिसे ओरस्टेड का प्रयोग या ओरस्टेड का नियम के नाम से जानते हैं। इसका जो रिजल्ट निकाला था वो कल मैंने बताया था आपके लिए। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाने के कारण चालक के निकट रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताया था आपके लिए। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएँ किस प्रकार से खींची जाती हैं, इस पर भी अपन लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद में और भी दो एक डेफिनेशन देखी थी। चुंबकीय प्रेरण के बारे में जाना था। चुंबकीय फ्लक्स या अभिवाह की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। बताया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से और गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा दी गई थी। एक प्रयोग भी किया था अपन ने। गैल्वेनोमीटर आया था कल, उसमें गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया, कार्यप्रणाली बताई मैंने, वर्किंग मेथड बताया आपको। ये वो उपकरण होता है जो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह की उपस्थिति को संसूचित करता है। यदि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होती है तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाती है और अपना विक्षेप बताना प्रारंभ कर देती है। अपना विक्षेप बताना प्रारंभ कर देती है। और यदि परिपथ में धारा प्रवाह नहीं हो रहा होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है वो शून्य विक्षेप बताती है, अर्थात शून्य विक्षेप पर रहती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा निकाल करके बताई थी। बताया था कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराई जाती है तो सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं और बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो कल बात करना चाहते थे अपन फ्लेमिंग के नियमों की ओर। फ्लेमिंग से पहले मैंने बताया था माइकल फैराडे के लिए। माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने जनयंत्र की खोज भी की थी। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियमों का प्रतिपादन किया। मैं कल भी डिस्कस कर रहा था आपसे। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, और दूसरा नियम है फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का प्रथम नियम जो होता है वो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने की जानकारी देता है, जबकि दूसरा जो नियम है फैराडे का, ये कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बारे में जानकारी देता है, उसकी मात्रा को बताता है। तो फैराडे के प्रथम नियम को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित करेंगे? फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार लिख देता हूं मैं। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में चुंबकीय फ्लक्स, मैंने कल भी बताया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में
परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वाहक बल उत्पन्न होता है। यह है फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही दूसरा नियम क्या है? फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। इस तरीके से फैराडे ने इन दो नियमों का प्रतिपादन किया था। एक और नियम बता देता हूं मैं आपके लिए, हालांकि रेंज से बाहर है। इसी जगह से संबंधित विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से ही संबंधित, यानी कि केवल इसी कंडीशन में लागू होगा ये नियम। एक वैज्ञानिक थे लेंज, उन्होंने नियम दिया लेंज का नियम। ये भी अच्छा नियम है, लेंज का नियम। लेंज के नियम को, यानी कि लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की अनुपालना होती है। ये प्रूफ होता है, सत्यापित किया जा सकता है लेंज के नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को। क्या है लेंज का नियम? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवस्था में वैज्ञानिक जो लेंज थे, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से संबंधित एक नियम दिया जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवस्था में ही लागू हो पाता है। तो कैसे डिफाइन किया जाता है इस नियम को? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल, इन दोनों की दिशाएं इस प्रकार होती हैं कि ये उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। दोबारा सुनेंगे मेरी बात को। लेंज के नियम अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा दोनों की दिशाएं इस प्रकार होती हैं कि ये उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिनसे इनकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसी कारण से चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, यदि N को N के पास लाया जाए और S को S के पास लाया जाए, ये तो हो गए सजातीय ध्रुव। यदि N को ले जाया जाए S के पास तो ये हो गए विजातीय ध्रुव, यानी कि अलग अलग ध्रुव। तो इन कारणों का विरोध करने के कारण ही यदि N के पास जाएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। और यदि असमान ध्रुवों को पास लाया जाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, अर्थात अट्रैक्शन होगा इनमें। इसीलिए कहा जाता है
समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। तो ये लेंज का नियम केवल इसी अवस्था पर लागू होता है। दो लाइनें याद रखेंगे आप। लेंज के नियम अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा दोनों की दिशाएं इस प्रकार होती हैं कि ये उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं बात। एक फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक हुए थे। फ्लेमिंग के दो नियम पढ़ने होते हैं अपने को इस चैप्टर में यहीं से ही। तो देखिए क्या है फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग के नियम फ्लेमिंग के दो नियम प्रचलित हैं, वाम हस्त का नियम और दूसरा है दक्षिण हस्त का नियम। दो नियम आते हैं, वाम हस्त का नियम और दक्षिण हस्त का नियम। दोनों नियम महज एकदम सिंपल हैं। ये देखिए पहले वाम हस्त देखते हैं, दोनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़िए आप। वाम हस्त का नियम यानी कि बाएं हाथ का नियम, और इधर लिख दो दक्षिण हस्त नियम यानी कि दाएं हाथ का नियम। यहां जो चीजें काम में आएंगी वो लिख रहा हूं मैं। एक तो हाथ आएगा बायां, इसी हाथ के मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। सेम वही तीन चीज इधर काम में लेनी है आपको, लेकिन चेंज क्या करना है, हाथ कौन सा होगा, दायां हाथ। यही दाएं हाथ की मध्यमा काम आएगी, अंगूठा काम आएगा, तर्जनी काम आएगी। तर्जनी, अंगूठा, मध्यमा। शॉर्टिफिकेशन में याद रखने के लिए इसमें अंगूठे को सबसे अंत में रखो और इसमें मध्यमा को सबसे अंत में रखो। एक बात। दूसरी बात, इनके काम देखिए, ये विद्युत धारा की दिशा बताती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और ये बल की दिशा बताएगा। इसी तरीके से तर्जनी काम यहाँ पे भी वही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा बताएगा वही बल की दिशा और मध्यमा बताएगी धारा की दिशा। लेकिन कैसे व्यवस्थित करना होता है, आइए दोनों नियमों को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की, बायां हाथ ही मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की मध्यमा, मध्यमा कौन सी होती है, इसको कहते हैं मध्यमा, इसको क्या कहते हैं, तर्जनी, और ये अंगूठा है। और वही चीज हम इधर लेंगे तो ये मध्यमा हुई, ये तर्जनी हुई और ये क्या हुआ, अंगूठा हुआ। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत ऐसे फैलाने हैं, इस तरीके से, ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम अनुसार यदि बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। क्या काम पढ़ाया आपने? चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी के लिए। फ्लेमिंग के वामस्थ नियम अनुसार यदि बाएं हाथ की मध्यमा तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। दोबारा सुनेंगे। फ्लेमिंग के वामस्थ नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की मध्यमा तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि, कैसे फैलाया जाए कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करता है? व्यक्त करता है। इस नियम को फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम कहा जाता है। एक बार और। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की मध्यमा तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करता है? व्यक्त करता है। इस नियम को फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहा जाता है। अलग से 1 नंबर का फिकेशन बन सकता है आपके लिए। किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने वाले नियम का नाम बताइए, तो कौन सा नियम ज्ञात करेगा? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। धारा की दिशा पूछी जाए आपसे तो कौन सा नियम काम करेगा? दक्षिण हस्त नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम पूछे तो कौन सा नियम ज्ञात करेगा? दक्षिणावर्ती पैच का नियम या दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, जो कि अपन ने कल पढ़े थे। मैक्सवेल का कॉर्क नियम भी कहा था। तो दक्षिण हस्त नियम इसका बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, पर अंत में क्या रखनी है आपको? मध्यमा रखनी है। वही तरीका है बोलने का कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि, कैसे फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करे, तो मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करती है। इस नियम को फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहा जाता है या दक्षिण हस्त का नियम कहा जाता है। तो ये हुए दोनों फ्लेमिंग के नियम, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। एक और टॉपिक बचता है अंत में इस पाठ का, विद्युत जनित्र। या जनरेटर या डायनेमो कह सकते हो आप। देखिए क्या होता है विद्युत जनित्र, कैसे काम करता है। एक बड़ा क्वेश्चन लॉन्च हो सकता है इस टॉपिक से। और अब ये देखने को मिला है यहाँ से क्वेश्चन, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सीधा सिंपल सरल क्वेश्चन। जनित्र, डायनेमो कह सकते हो, जनरेटर कह सकते हो। आपने शादी विवाह ऐसे जो समारोह होते हैं, इनमें विद्युत की सप्लाई करने के लिए जो युक्ति लगाई जाती है उसको जनरेटर ही कहा जाता है। उसी से विद्युत की आपूर्ति की जाती है शादी समारोहों में। ऐसे ओकेजनली जो सिस्टम्स होते हैं उनमें जनित्रों का उपयोग किया जाता है। तो वह युक्ति, ये ऊर्जाओं का रूपांतरण करने वाली युक्तियां हैं। एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में यहाँ रूपांतरित होती है, तो ऊर्जा रूपांतरण का काम होता है यहाँ। तो देखिए कैसे परिभाषित करेंगे। वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के काम आती है, विद्युत जनित्र कहलाती है। विद्युत जनित्र
वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के काम आती है, विद्युत जनित्र कहलाती है। जनित्र कहलाती है। वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के काम आती है, विद्युत जनित्र कहलाती है, या डायनेमो कहलाती है, या जनरेटर कहलाती है। सिद्धांत देखिए, इसका जो मेथड है जिस पर ये कार्य करता है, जैसा कि हम प्रारंभ में भी जिक्र कर रहे थे आपसे, कल जब पढ़ा रहे थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे थे कल, तो मैंने बताया था कि इस पाठ में अंत का जो टॉपिक आएगा जनरेटर या जनित्र, उसका जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही सिद्धांत है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है। लिख सकते हैं याद रखने के लिए, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत हो गया जनित्र का? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक्सप्लेन करवाए, आपसे पूछे कि कैसे करता है, समझाइएगा, तो महज 2-3 पंक्ति लिख सकते हैं आप। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता है, और आपको पता है जब परिवर्तन होता है तो कुंडली में कौन सा बल उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरित धारा प्रवाहित होने लग जाती है। यही जनित्र का क्या है? सिद्धांत है। तो आई होगी बात समझ में आपकी में कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि जनित्र के प्रकारों की बात की जाए तो जनित्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, एसी जनरेटर या एसी जनित्र, और दूसरे को कहते हैं डीसी जनरेटर या डीसी जनित्र। हिंदी कहें तो ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये दिष्ट धारा जनित्र है, दिष्ट धारा जनित्र। देखिए दरअसल ये 2 प्रकार की धारा होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा। इन दोनों में डिफरेंट पता होना चाहिए, क्या मतलब है आपको इनसे। कोई खास अंतर मिलेगा नहीं इन दोनों ही जनित्रों में। एसी जनित्र और डीसी जनित्र में महज एक अंतर आएगा मात्र। तो एसी जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने का स्रोत है ये एसी जनित्र। अभी बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा कैसी होती है। जब धारा की दिशा समय के साथ परिवर्तित हो जाती है या निश्चित कालांतर के पश्चात धारा की दिशा बदल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। जब धारा की दिशा निश्चित कालांतर के पश्चात बदलती है तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। और ऐसे जनित्र जो इसका उत्पादन करते हैं वो एसी जनित्र कहलाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाते हैं। जबकि जब निश्चित कालांतर के पश्चात धारा की दिशा नहीं बदले, यानी कि एक ही दिशा होती है, यहाँ पे बदलती हुई दिशा प्राप्त नहीं होती है,
तो ऐसी धारा को डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट बोलते हैं, अर्थात दृष्ट धारा कहा जाता है। यदि आपसे डिफरेंट करवा लिया जाए कि भाई प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में तुलनात्मक अंतर बताइए, तो निश्चित तौर पर आप अंतर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? इसमें धारा की दिशा निश्चित कालांतर के पश्चात बदल जाती है, धारा की दिशा नहीं बदलती है। दूसरी बात, इसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ज। इसकी आवृत्ति क्या होती है? 0 होती है। इसका उत्पादन अधिक करते हैं, इसका उत्पादन महज कम किया जाता है। तो ये इनमें थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब इन दोनों के जो बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन आपको संलग्न होगा वो एक तो ये बनता है कि विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट एवं क्रिया प्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए। कोई सी भी एक परिभाषा जोड़ सकता है इनमें से, या सीधा यही कहे आपसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, इसकी बनावट एवं कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसे ये है, दृष्ट धारा जनित्र की बनावट एवं कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यदि आपको ये एक याद हो जाता है तो दूसरा स्वतः ही याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक डिफरेंट करेंगे हम। अभी आइए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, इसकी बनावट कैसी होती है और कार्यप्रणाली कैसे चलती है। वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्ट यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करने के काम आती है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। चलो लिख देता हूं मैं डेफिनेशन। वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करने के काम आती है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। बनावट देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट में निम्नलिखित 4 भाग मिलते हैं। नंबर 1 आर्मेचर या कुंडली कह सकते हो आप इसको। नंबर 2 क्षेत्र चुंबक। नंबर 3 पर लिख सकते हैं सर्पी बल, स्लिप रिंग्स, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सर्पी बल। और चौथा है ब्रोस, इनको B1 B2 कह दो, इनको S1 एंड S2 कह दो, इसको NS कह दो, इसको A B C D कह दो। अभी बनाएंगे इसको। देखिए, देखो आर्मेचर से क्या मतलब होता है, आर्मेचर कहो या कुंडली कहो, इससे क्या मतलब होता है, कैसे डिफाइन करना है आर्मेचर के लिए।
तांबे के तार की अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली जो होती है वो आर्मेचर कहलाती है। तांबे के तार की अनेक फेरों वाली, तांबे के तार की अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली आर्मेचर कहलाती है। या विद्युत रुद्ध सुचालक तार या तांबे के तार की अनेक फेरों वाली जो कुंडली होगी उसको क्या कहेंगे अपन, आर्मेचर कहेंगे। इसे चित्र में ABCD से निरूपित किया गया है। ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे आप इस तरीके से, ये आयताकार रूप देना है आपको इस तरीके से। इसको ABCD से निरूपित कर दीजिए। हो गया, आर्मेचर हो गया। दूसरा पढ़िएगा क्षेत्र चुंबक। आर्मेचर ABCD दो शक्तिशाली चुंबकों N तथा S के मध्य रखी होती है, जिनको क्या कहते हैं, क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ऐसे बना लीजिए N तथा S। ये N हो गया और ये आपका S हो गया। इस तरीके से ये S हो गया। तीसरी बात है सर्पी बल है, स्लिप रिंग्स S1 S2। आर्मेचर ABCD दो पृथक या विभाजित वलयों यानी का AB सिरा एक वलय से और CD सिरा एक वलय से जुड़ा होता है। अर्थात यूं कहूं मैं, कुंडली के जो दोनों सिरे होते हैं ना, ये B और D अलग अलग वलयों S1 और S2 से जुड़े होते हैं। ये वलय कुंडली के घूर्णन करने के साथ साथ क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, अर्थात घूमते हैं ये। और ये ब्रश जो है B1 B2 ये धातु या कार्बन से निर्मित एक पत्ती के दो भाग होते हैं, जिनका संबंध बाह्य परिपथ से किया जाता है। तो आइए दोनों को इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये दोनों हो गए आपके ब्रश B1 और B2, और ये दोनों हो गई आपकी कौन, वलय। वलय को किससे व्यक्त कर रहे हो आप, S1 से और S2 से। तो एक वलय का नाम दे दिया आपने S1 और एक का नाम क्या दे दिया आपने, S2। ठीक है, तो ये तो ही क्या है इसकी बनावट। सिंपली एक प्रत्यावर्ती धारा यंत्र की बनावट में निम्नलिखित तीन भाग पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट कह दिया आपने क्या, आर्मेचर या कुंडली। इसको चित्र में आपने ABCD से व्यक्त किया है। डेफिनेशन दे सकते हो आप, तांबे की तार की अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली जो होती है उसको क्या कहते हैं अपन, आर्मेचर कहते हैं, जिसे चित्र में ABCD से क्या किया गया है, निरूपित किया गया है। आर्मेचर ABCD दो शक्तिशाली चुंबकों N तथा S के मध्य रख दिया मैंने, इनको क्या कहेंगे अपन, क्षेत्र चुंबक कहेंगे। ये सर्पिबल स्लिप रिंग्स लगा दिए मैंने S1 S2, ये बाह्य परिपथ से कांटेक्ट कर दिया इनका। ये B2 नाम का ब्रश हो गया और ये B1 नाम का ब्रश हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं इसका वर्किंग मेथड, कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली
अब देखो दूसरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं यही आपको बता देता हूं। मात्र चलो ये पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद मात्र एक बात क्लियर कर देंगे। जब यांत्रिक ऊर्जा स्रोत की सहायता से कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया जाता है तो ये वर्किंग मेथड चल रहा है आपका। ये क्या हो गई आपकी आर्मेचर, इसको यांत्रिक सपोर्ट लगानी है। जब यांत्रिक ऊर्जा स्रोत की सहायता से आर्मेचर एबीसीडी को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता है। अब पता है आपको, जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो क्या बवाल बनेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर के और चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, परिणाम स्वरूप प्रेरित धारा प्रवाहित होने लग जाती है। अर्थात मान लीजिए प्रथम अर्ध घूर्णन पर, पहले अर्ध घूर्णन पर कुंडली की भुजा AB, B1 और S1 ये धनात्मक इलेक्ट्रोड पर हैं, ठीक है। कुंडली की भुजा CD, S2 और B2 कौन से इलेक्ट्रोड पर है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर है। तो कुंडली की भुजा AB में धारा ऊपर की ओर, भुजा CD में धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। बोलो होगी कि नहीं होगी। जब पहले घूर्णन पर AB और B1 और S1 एक इलेक्ट्रोड पर है कि नहीं, धनात्मक पर, दूसरा भाग ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर गया तो बाह्य परिपथ में धारा की दिशा किधर से किधर है, B1 से B2 की तरफ आ रही है। होगी कि नहीं हो गई बाह्य परिपथ में धारा की दिशा B1 से B2 की तरफ। लेकिन जैसे ही अगला घूर्णन आएगा आधा, तो ये भाग इधर आ जाएगा और ये भाग इधर, यानी कि B2 घूमकर B1 के स्थान पर और B1 घूमकर B2 के स्थान पर आ जाएगा। तो अब कुंडली की भुजा CD में धारा ऊपर की ओर और भुजा AB में धारा नीचे की ओर क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो फिर बाह्य परिपथ में धारा की दिशा क्या बन जाएगी, B2 से B1 की तरफ। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि निश्चित कालांतर के पश्चात धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। हमारे भारत देश में 50 हर्ज की, कितना हर्ज, 50 हर्ज, हर्ज माने HZ मात्रक है ये आवृत्ति का हर्ज। तो 50 हर्ज की प्रत्यावर्ती, 50 हर्ज की जो है आपके जो घर होते हैं, हमारे घर जो होते हैं उनमें जो ये वोल्टता प्रयुक्त की जाती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ज होती है और वोल्टता कितनी होती है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो 50 हर्ज की आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अपने यहाँ बनाए जाते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि कुंडली को 1 सेकंड में कितने बार घूर्णन करना पड़ता है, 50 बार घूर्णन करना पड़ता है। तो ऐसे इसकी कार्यप्रणाली पड़ती है अपन ने। डीसी जो है आपको एक डिफरेंट करना है, मात्र आर्मेचर डिटो रहेगा, क्षेत्र चुंबक डिटो रहेगा, ब्रुश डिटो रहेंगे। जो सर्पी वाला मैंने लगाए हैं S1 और S2 ये नहीं मिलेंगे इसमें। इनके स्थान पर लगाना है आपको क्या, विभक्त बल है। विभक्त बल कह दो या दिक् परिवर्तक कह दो, है ना। वह युक्ति जो धारा की प्रवाह की दिशा को उत्क्रमित कर देती है, क्या कहेंगे उसको, विभक्त बल है या दिक् परिवर्तक कहा जाता है। तो कार्बन से निर्मित ऐसे C1 व C2 दो भाग करने हैं। इनमें से कुंडली का एक सिरा C1 से और एक सिरा काई से जोड़ना है, फिर आपको C2 से जोड़ना है। बाकी और कोई चेंज नहीं करना है। इसमें जैसे ही धारा की दिशा बदलेगी तो ये अपने कनेक्शनों पर घूम जाएंगे C1 C2, परिणाम स्वरूप धारा की दिशा वही रहेगी। इस प्रकार से दिश धारा जनित्र के द्वारा अपन एक दिशीय धारा प्राप्त करते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से जो धारा अपन को प्राप्त होती है उसमें धारा की दिशा निश्चित कालांतर के पश्चात क्या है, बदल जाती है। तो इस तरीके से दोनों के 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपको सीधे तैयार हुए। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ओके।